नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि कक्षा 10 में आप हैं तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, वीडियो को अंत तक देखना। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्जाम 24 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत 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 ज़्यादा अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, सारे प्रश्नों को देखते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसों के तीसों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हमने थंबनेल में 30 क्वेश्चन लिखा, लेकिन आपके लिए एक प्लस क्वेश्चन लाए, यानी कि 31 क्वेश्चन लाए गए हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब पूरे किताब से लाया गया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, सबसे पहले किस देश से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है ना। वाद का मतलब होता है प्रेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को स्किप करके भागना नहीं है, सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? 1815 में, 1829 में, 1804 में कि 1841 में? तो यदि आप अध्याय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नेपोलियन ने जो अपना नागरिक संहिता को लागू किया था 1804 ईस्वी में लागू किया था। कब किया था भाई? 1804 ईस्वी में लागू किया था। और नेपोलियन की जो नागरिक संहिता है उसको हम नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका एक उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या था? जो जन्म पर जो विशेषाधिकार थे उसको भी समाप्त कर दिया गया था। इसके अनुसार, यानी कि जब ये संहिता को लाया गया था, नेपोलियन की जो संहिता थी 1804 में लाया गया था, इसके आधार पर क्या किया गया था कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे, जन्म से जो आधारित विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है कि जालियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी? कहाँ घटी थी दोस्तों? कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, अमृतसर में, आगरा में, मेरठ में कि लाहौर में? तो बता दें दोस्तों, जो जालियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो अमृतसर में घटी थी। कहाँ घटी थी? अमृतसर में। कब घटी थी? 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इन प्रश्नों को इग्नोर मत कीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को आपको देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में कि वर्ष 1930 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा दोस्तों? तो 1900 कितने में? 1928 में। इसके अलावा साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन लाठियों के, पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? तो वो थे लाला लाजपत राय। यानी कि जब साइमन कमीशन आया भारत में तो इसके विरोध कर रहे थे, जितने भी आंदोलनकारी थे भारत के वो विरोध करने लगे। और उन्हीं में से एक महान नेता थे लाला लाजपत राय, जिनको पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद होना पड़ गया, ठीक है। ये कब आया भारत में? तो 1928 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे? हम अभी आपको बताए हैं कौन हो गए थे भाई, लाला लाजपत राय। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में? सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न चुन कर लाया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जितने भी ऐसे प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है, ठीक है ना। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे या फिर रट जाइएगा, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों?
इसका जो राइट आंसर होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में, ठीक है ना। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों? 1930 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, कि महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने किया था। और असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1921 में चलाया गया था, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? डेट बताना है। 1815 में, 1830 में, 1848 में, कि 1847 में। तो याद रखिएगा, फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा की गई थी 1815 में की गई थी, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, सही होगा, 1815 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहां आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ, वह कौन सा स्थान है भाई? जहां आर्य समाज, इसके अलावा प्रार्थना समाज का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ऑप्शन है इलाहाबाद, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता। तो वह स्थान है भाई मुंबई, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, नदियों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है नदियों के द्वारा, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, की लेटराइट मिट्टी। भाई कपास की खेती के लिए सबसे उचित जो भूमि है वो है काली मिट्टी, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी भाई? पर्वतीय मिट्टी है, काली मिट्टी है, कि जलोढ़ मिट्टी है, कि लाल मिट्टी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। ओके दोस्तों, सभी प्रश्नों को रट जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? भारत में जो चीते की जाति को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? ऑप्शन है 1956 में, 1952 में, 1962 में, कि 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सेकेंड होगा, 1952 में, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की हरास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मृदा अपरदन, वर्षा में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी। तो याद रखिएगा, वनों का जब ह्रास होगा तो मृदा का अपरदन भी होने लगेगा, इसके अलावा वर्षा में कमी भी होगी, क्योंकि ऋतु ही नहीं बनेगा तो वर्षा में कमी होगी ही होगी। प्रदूषण, यहाँ देखिएगा, प्रदूषण में वृद्धि होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। तो प्रदूषण का क्या होगा? वृद्धि तो होगा ना, मतलब ये सभी होगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1960 में, 1972 में, 1988 में, कि 1986 में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1972 में, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। 1972 में क्या किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, कि मध्य प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ओके, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आपको रट जाना है, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? याद रखिएगा, नदी घाटी परियोजना।
तिहरी बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना कि दामोदर घाटी नगर दामोदर घाटी परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन ही राइट होगा, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना। 7 जुलाई 1948 को क्या किया गया था दोस्तों? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? भारत की सबसे बड़ी परियोजना नदी घाटी परियोजना, आपने देखा कि वो कौन सा था? दामोदर नदी घाटी परियोजना था, लेकिन यहाँ पे केवल परियोजना पूछ रहा है। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है कि हिरंद परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भांगड़ा नांगल परियोजना होगा। ठीक है ना, ये कहाँ है भाई? भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या है भाई? भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में कि उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा जो रिहंद बांध परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपके यूपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज पे, महानदी पे, रिहंद पे कि कृष्णा पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है भाई? तो कृष्णा पे स्थित है। ओके, कृष्णा नदी पे स्थित था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी भाई? धान है, गेहूं है, काला चना है, कपास है? तो याद रखिएगा जो गेहूं है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है। ओके, रबी की फसलों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरित क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, कृषि उत्पाद की व्यापार से? तो हरित क्रांति जो यहाँ आप देखिए संबंधित किससे है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि कृषि उत्पाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबे से है, बॉक्साइट से है, सोने से है कि लौह अयस्क से है? तो खनिज यानी कि हेमेटाइट का जो संबंध है वो किससे? लौह अयस्क है, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? शीशे का है, तांबे का है, जस्ते का है कि एल्यूमिनियम का है? तो याद रखिएगा जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का क्या है भाई? अयस्क है। ओके, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश की मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का सर्वप्रथम स्थान है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इन दोनों में, झारखंड में कि आंध्र प्रदेश में, दिमाग में थोड़ा सा उतर गया है ये चीज़, तो हमको लगता है कि ये आंध्र प्रदेश ही होगा। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन ही सही होना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा यदि आपको भी डाउट है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा झारखंड में होगा कि आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में से उतर गया है, मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गए इन दोनों ऑप्शन को देख के। ठीक है, तो भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ये कमेंट करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, कौन सा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों तो बिल्कुल गलत होंगे, ये तो होंगे नहीं। हमको कंफर्म कि इन दोनों में से कोई एक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में है, हिमाचल प्रदेश में है कि राजस्थान में है? तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है भाई? केंद्रीय कानून मंत्री होता है, सचिव,
कानून मंत्रालय होता है, भारत के अटॉर्नी आप देखिए अटॉर्नी जनरल होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो याद रखिएगा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु उम्र कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 25 वर्ष। 25 वर्ष कौन सा ऑप्शन भाई, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, राजस्थान की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की कि महाराष्ट्र की। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो वह है गुजरात की, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके अलावा भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे कम होती है, तो गोवा की, ठीक है भाई, छोटा राज्य। इसके अलावा भी इसका जो तटरेखा सबसे छोटी होती है, ठीक। इस प्रकार आपके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो करा दिए गए हैं, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।